नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार आज सुर्खियों में बनी हुई हैं, अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और आज हेडलाइंस बनी हुई हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, और ये तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या प्रमुख है और क्या मुख्यतः से प्रकाशित किया गया अखबारों में। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जी से जानेंगे कि तमाम आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या सुर्खियों में है। सबसे पहली खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है और अनाउंसमेंट किया है कि अगर मैं जीतता हूँ दूसरे कार्यकाल में, तो मैं जो अप्रवासी है उनको डिपोर्ट करूंगा। मतलब 2 करोड़ अवैध अप्रवासी, जो शब्द जैसे भारत, इसके लिए लगातार जो है चिंता की स्थिति भारत में बनी रहती है। इसी कारण से जो है जो 2 करोड़ अप्रवासी लिखा है, लेकिन उसके आगे उन्होंने अवैध शब्द को उपयोग किया है। भारत के बहुत लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट है अमेरिकन के। लेकिन स्थिति ये है कि यदि ये 2 करोड़ अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करते हैं और सरकार इनके बनती है, तो निश्चित रूप से भारत से भी कुछ लोग जो जाके अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके लिए भी ये चिंताजनक होगी। लेकिन ये कहना ये होगा कि अमेरिका में बिना पासपोर्ट के एंट्री मिलना बहुत कठिन काम है। केवल अवैध के कौन कहलाएगा जो कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए उनको वीजा मिला है और उसके बाद वहां जाकर रहने लगे, वो अवैध कहलाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस घोषणा ने अमेरिका में एक बैरक तैयार होगा, क्योंकि जो मूल अमेरिकन लोग हैं वो अवैध अप्रवासियों के कारण से काफी परेशान हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि ये चुनावी मुद्दा बनाकर जो है वहां पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे भारत में जो घुसपैठी कहते हैं हम लोग, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, ऐसे अनेक देश है जहां से भारत में घुसपैठी जो है अवैध रूप से घुस आते हैं। मतलब इसका ये है कि कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, उसके बावजूद जो है भारत आने में वो किसी न किसी माध्यम से सफल होते हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि कोई जलमार्ग से या कोई अवैध जंगल से या ऐसे ही रोड के आसपास से भारत प्रवेश करते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है अवैध घुसपैठ संभव नहीं है, लेकिन अवैध रूप से रहना संभव है। एक बार अगर वहां गया और जाने के बाद, वीजा खत्म होने के बाद भी जो लोग लौटे नहीं है, वो अवैध कहलाते हैं। उसी के और डोनाल्ड ट्रंप ने ये ध्यान दिलाया कि यदि अवैध अप्रवासी जितने भी है, लगभग 2 करोड़ है, उनको हम रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि इजराइल और यातनाओं के साथ में जो है अनुभव अच्छा नहीं रहा। उन्होंने ऐसा कहा, डोनाल्ड ने कहा कि जिस प्रकार से इजराइल के साथ में हमारी मैत्री संबंध है, लेकिन अभी हमास और इजराइल के बीच में जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है और बार बार इजराइल को समझाने के बाद भी युद्ध को जो है विराम नहीं दे रहे हैं, इसके चलते इजराइल जो है फिलहाल हमारे नजरों में गिरा हुआ ये है। उन्होंने जो संधि की थी उसको बरकरार नहीं रख पाया है। इसी कारण से जो है उनके साथ जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसका उलट जो बाइडेन है, उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल के साथ में दोस्ती कायम रखेंगे, और जिस प्रकार से इजराइल ने हमारे कहने के बावजूद हमास में युद्ध जारी रखा, ये उनकी मजबूरी है। मतलब दोनों नेता के जो बयान है, दोनों नेता के बयान में अंतर है और विरोधाभास है। इसके अलावा एक और खबर है कि जो ट्रंप ने ये कहा कि लंदन ने जिहाद के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने ब्रिटिश संस्कृति खत्म हुई है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उन्होंने जिस प्रकार से मुस्लिमों को वहां पर स्थान देना चालू किया, तो उससे ये ट्रंप का कहना है कि वहां स्थिति खराब होगी और वहां जिहाद जन्म लेगा। क्योंकि जिस जिहाद के कारण से भारत पीड़ित है, जिस जिहाद के कारण से दुनिया भयभीत है, जिस जिहाद के कारण से दुनिया एक नफरती वातावरण निर्मित करने की ओर है, ऐसी स्थिति में यदि लंदन उनको स्थान देते हैं या कोई भी जाने के बाद उनको वहां पर नागरिकता देता है, तो निश्चित रूप से जो है वो आगे जाके जिहाद देखने को मिलेगा। ये उनका कहना है। जी,
इसके अलावा जिस प्रकार से लीग नेता जो है मध्यवर्ती चुनाव के लिए पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान हो सकता है कि मध्यवर्ती चुनाव का सामना करना पड़े, जी बिल्कुल। क्योंकि वहां पर स्थिति ये है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार के साथ में जो सहयोगी देश है जैसे मेन चीन है, वो अब उनको सहयोग बंद कर रहा है। और यही कारण है कि चीन के हाथ खींचने के बाद जो अरबों खरबों रुपए का जो डोनेशन चीन के माध्यम से मिलता रहा वो खत्म हो गई है। जी तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो है पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर होना सुनिश्चित है। जी। सुनिश्चित है बिल्कुल। और हम हमारे एडिटर सूरज जी के पास चलेंगे। और सूरज जी, एक जो खबर है वो लगातार आज सुर्खियों में है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है। एक महिला ने उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया और बॉस जो है उनका कहना है कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आपको मेरी आवाज जी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन पर राजभवन की एक महिला कर्मी ने ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। और हालांकि महिला संविदा कर्मी थी। जी उसने जो आरोप लगाया, उसने अपने आरोप में कहा कि 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर के जब वो राज्यपाल के पास गई थी, तब राज्यपाल ने उसके साथ बदसलूकी की थी। और कल फिर वही हुआ है। राजभवन के बाहर जो तैनात पुलिस अधिकारी के साथ शिकायत लेकर गई थी और उसके बाद उसे थाने में शिकायत लिखाई है। हालांकि राज्यपाल की ओर से बयान जारी किया गया है और उस बयान में कहा गया है कि एक खास सियासी दल के लिए काम करने वाली महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। जी हालांकि राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है कि वहां पर पुलिस जो है उनसे पूछताछ करने या उनसे किसी भी तरह के संपर्क में नहीं रहेगी। पुलिस राजभवन में प्रवेश नहीं करेगी। हालांकि यह जो मामला है, इस मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है कि क्योंकि वो जो महिला के बारे में बताया जा रहा है कि जिस महिला ने आरोप लगाया वो एक राजनीतिक दल से संबंध रखती है और इस कारण से वहां गवर्नर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि चुनावी माहौल में जिस तरह की खबरें हैं कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान की मुरीद जो है वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की मुरीद है और कांग्रेस और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वह जग जाहिर हो गई है। पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री रहे इमरान सरकार में चौधरी फवाद, तो उनका जो बयान आया था, उन्होंने जो कहा था कि मोदी ऑन फायर, राहुल ऑन फायर, तो राहुल की तारीफ करते हुए जो उन्होंने शब्द कहे हैं, वहां के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो बात कही है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर हो गए और उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का विकास चाहती है, सशक्त सरकार चाहती है और इससे पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और यहाँ सशक्त और मजबूत सरकार ना हो जिसका फायदा उनको मिल सके। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जो कभी हाथ में कटोरा लिए घूमा करता था, जो कभी हाथ में बम लिए घूमा करता था, बारूद लिए घूमा करता था, आज उसके हाथ में कटोरा, जो कभी आतंकी सप्लाई करता था आज वो आटा सप्लाई के लिए दर दर भटक रहा है। इस तरह से पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि चूंकि पाकिस्तान में अभी भारत के लोकसभा चुनाव में अभी तक पाकिस्तान की एंट्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में हमने देखा कि 2019 में बालाकोट की एंट्री रही है, पाकिस्तान को कोसने की बात रही है। 2014 में भी देश प्रेम राष्ट्रभक्त की बात रही है, पाकिस्तान के खिलाफत की बात रही है कि पाकिस्तान सबक सिखा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। 2019 में भी यही बात आई थी कि हम घर में घुसकर मारते हैं और 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये सब ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि अब जहां आरक्षण की बात थी, जहां मंगलसूत्र की बात थी, जहां इनहेरिटेंस टैक्स की बात थी और अब चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई और पाकिस्तान को लेकर के इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि राहुल गांधी ने भी जो भाषण दिए हैं, राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा है, अपने भाषणों में जो बात कही है, क्योंकि वो जो कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की बात करना, रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और उस मामले को लेकर के राहुल गांधी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मास रेपिस्ट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके समर्थन में वोट मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कर्नाटक की उस सीट पर बिल्कुल। और उनसे पब्लिक से वोट मांगे थे। दूसरी तरफ एक और बात ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि कांग्रेस का गढ़ कभी किसी जमाने में 2 सीटें रही हैं देश की, एक अमेठी और एक रायबरेली। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नामांकन की प्रक्रिया है और इन दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है, ऐसी स्थिति में अभी तक कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उम्मीद की जा रही कि एक सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और दूसरी सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किस सीट से कौन लड़ेगा अभी तक कांग्रेस से स्पष्ट नहीं किया। हालांकि तैयारियां को देखते हुए लग रहा है। यहाँ पर निशा, मैं यहाँ पर पाठक जी को अपडेट करना चाहूंगा। आज सुबह ही दोनों टिकट डिक्लेयर हो गया है, अमेठी और रायबरेली से जी। और रायबरेली से जो है राहुल गांधी के लिए डिक्लेयर हुआ, 10:30 बजे वो वहाँ पर नामांकन के लिए जा रहे हैं। और प्रियंका कहीं से भी नहीं लड़ेगी, ये निर्णय लिया है। और अमेठी से जो केएल शर्मा है उनको टिकट दिया गया है अमेठी से। तो इसका मतलब ये है कि जो राहुल गांधी है वो अमेठी से ना लड़ते हुए रायबरेली से वो फॉर्म भरने वाले हैं और केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ ये एक नया अपडेट था जो हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि अब राहुल गांधी नामांकन भरेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि शहजादे किसी सेफ सीट से लड़ेंगे, तो हालांकि यहाँ भी उनकी कड़ी टक्कर जरूर होगी। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने एक बयान दिया है। हालांकि उस बयान को विवादित बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो पूर्व मंत्री रही है इमरती देवी, हालांकि पहले वो कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि इमरती का रस खत्म हो गया है। इस तरह से उनके इस उनके बयान को विवादित लेते हुए इमरती देवी ने कहा है कि मैं उनके खिलाफ शिकायत कराऊंगी, एफआईआर दर्ज कराऊंगी, क्योंकि किसी महिला के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि कल मध्य प्रदेश का जो दौर रहा है, कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ जेपी नड्डा की सभा थी, प्रियंका गांधी की सभा थी, और विदिशा सीट से जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर जेपी नड्डा प्रचार करने के लिए आए थे और वहां पर तीसरे चरण का में मतदान होना है। जेपी नड्डा ने स्पष्ट कहा है कि टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को 4 गुना करके मध्य प्रदेश को दिया जाता है। और चूंकि एक लंबे वर्षों तक, लगभग 2 दशकों में 18 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे और अब वो विदिशा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां जेपी नड्डा का प्रचार करने आना, मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहे हैं। हालांकि उस सीट पर एक पहले सियासी गलियारों में चर्चा की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, तो वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत दिखाई दे रही। जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हैं और परिश्रम के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर जाकर के हम चुनाव के लिए मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत वहां भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि कल प्रियंका गांधी का जो पहला दौरा था मध्य प्रदेश का, लोकसभा चुनाव में उनका पहला दौरा रहा है और पहले दौरे में मुरैना लोकसभा सीट पर वो आए थे और जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते। उन्होंने जनता से पूछा कि कभी यदि उनके मुंह से बेरोजगारी शब्द सुना हो तो हाथ उठाइए, किसी ने अगर सुना हो तो। और दूसरी तरफ उन्होंने जो बात कही है कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से कट गए हैं, इसलिए उन्हें डर सता रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी का यह पहला दौरा रहा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने जिस तरह से वहां, क्योंकि ये जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, भिंड सीट की बात करें, मुरैना सीट की बात करें, ग्वालियर सीट की बात करें, यहाँ कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ है। और हालांकि जो पिछला चुनाव हुए हैं उन चुनावों में जीत हार का अंतर रहा है, तो उस अंतर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यदि इन सीटों पर कड़ी मेहनत की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। इसी उम्मीद से ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि प्रियंका गांधी का पहला दौरा था, इससे पहले वो अभी तक लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश नहीं आई थी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कितना परिश्रम कांग्रेस कर पाती है। जी निशा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम
लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट जानेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश जी लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ में चुनावी माहौल किस तरीके से चल रहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे माननीय संपादक महोदय जय श्रीवास्तव सर ने और पाठक सर ने बताया कि जो रायबरेली में है वो कहीं ना कहीं अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था कि आखिर रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा और अमेठी से कौन आएगा। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर लगातार लोग जो है वो कह रहे ये लोग मैदान में आएंगे। तो ये साफ हो चुका है कि रायबरेली से अब है लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। वही आपको बता दूं कि जो अमेठी से है वो कहीं न कहीं जो किशोरी लाल शर्मा है, जो रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं और गांधी परिवार से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उनको जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। आपको बता दूं कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो है सुबह 8:45 से दिल्ली से रवाना होंगे और लगभग 10:30 बजे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। फिर वो सीधे रायबरेली जाएंगे और 12:15 पर पहुंचकर 12:45 के बीच में राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं नामांकन करेंगे जी। तो ये जो सीट थी आज चर्चा के विषय बनी हुई थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी, तो इसको कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय दिल्ली से साफ हो चुका है कि अब रायबरेली की जिम्मेदारी कहीं न कहीं राहुल गांधी को और साथ में किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की जिम्मेदारी मिली है जी। निशा, मैं बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है उनका जो है आज का कार्यक्रम वो संभल जाएंगे और संभल बदायूं आंवला में योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभाएं करेंगे। वही हम बात करेंगे कि कहीं न कहीं की जो आगरा से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है आज और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में 3 जगह वो जनसभाएं करेंगे। वहीं 12 बजे कलावती देवी मैरिज होम में जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे ड्रीम श्री डिप्टी सीएम के रहेंगे और जनसभा शाम 5 बजे से लेकर फतेहाबाद में डिप्टी सीएम की जनसभाएं रहेंगी। वहीं हम बात करें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई थी कि सांसद अफजल अंसारी की अपील पर सुनवाई आज होगी और सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई गैंगस्टर ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। तो अफजल को एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर हाईकोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया है। अफजल ने 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर ही अफजल चुनाव लड़ सकेंगे। जिसे मैं बात करूंगा आपकी जो मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं डिंपल यादव, ये लगातार जो है कल इन्होंने एक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि कोविड को लेकर कि वैक्सीन से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, वैक्सीन की वजह से अब जो युवाओं की मृत्यु हो रही है उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी। तो मैं चाहती हूँ कि जितने युवाओं को इस तरह से मौत हुई है उन्हें सरकार मुआवजा दे, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जहां पर वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए हैं वहां मुआवजा लगाया गया है। और आपने भाजपा तो ब्रांड के माध्यम से उसने चंदा ले लिया है, लेकिन अब समय है कि सरकार जिन लोगों की मृत्यु है उन्हें मुआवजा दिलाए। मैं बता दूं कोविड को लेकर ये और भी आपको बता दूं कि दिल्ली से जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए जारी किए गए कोविड सर्टिफिकेट थे, जो भारत के प्रधानमंत्री उनकी तस्वीर कहीं न कहीं हटा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है कि बहरहाल सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बदलाव को कोविड शील्ड के साइड इफेक्ट वाले मामले पर जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वैक्सीन सर्टिफिकेट में बदलाव किया गया। ऐसा बता दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कल बदायूं में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी आदित्य यादव और आंवला के लोकसभा प्रत्याशी नीरज मौर्य के लिए जो चुनावी जनसभा में उन्होंने भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग देश के संविधान और जनता की जान के पीछे पड़े हैं। वैक्सीन लगवाकर लोगों के सामने संकट पैदा किया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट आई है वह काफी गंभीर है और भाजपा के लोग आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रहे हैं।
वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूल लिया है। जी जी भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिस तरह वसूली की गई है, जी पूरी जी दुनिया में ये राजनीतिक दल ने नहीं किया। भाजपा ने बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर वसूली की है। जी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वसूली के कारण देश में महंगाई बढ़ी हुई है। जी भाजपा ज्ञानेश से देश के संविधान का खतरा है। जी तो इस तरीके से निशा बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बयानबाजी जारी है। जी चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मायावती हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम फिर से हमारे एडिटर इन चीफ के पास जाएंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि यूएन में भारत ने कहा था कि इजरायली बंधकों को जो हमास है वो रिहा करे, और वहां पे उन्होंने आतंकवाद को सही नहीं ठहराया है। इसको लेके तमाम और क्या अपडेट सामने आई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। यही लड़ाई है कि जो हमास है और इजराइल की जो लड़ाई है उसमें हमास के वहाँ जो बंदी है इजरायली जी लोग, वो बंदी को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक दुनिया के कोई भी देश अगर इजराइल को समझाने की कोशिश करेगा तो इजराइल उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम के लिए बात तभी होगी जब हमास में बंदी इजरायलियों को छोड़ा जाएगा। बिल्कुल जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक जो है हम किसी भी प्रकार के युद्ध विराम की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी बात को लेके अमेरिका परेशान है, इसी बात को लेके यूएन परेशान है। बिल्कुल जितने भी इजराइल के जो मैत्री देश है उन्होंने ये समझाया कि भाई एवरेज 5000 लोग रोज मर रहे हैं और खज्जर की स्थिति ये है कि यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण से वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो जी। इसी कारण से जो है सबने कहा कि भाई ये जो जनहानि है उसे रोका जाना चाहिए। बिल्कुल उसके उलट इजराइल का कहना पड़ा कि सारी बातें ठीक है, हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तब बात करेंगे जब हमारे जो सेना है, हमारे जो नागरिक है, जो हमास ने बंद कर रखा है, बंदी बना के रखा है, उनको छोड़ा जाए। बिल्कुल जब तक हमास ये बात नहीं मानेगा तब तक हम इनको किसी प्रकार से जो है आश्वासन नहीं देंगे कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बल्कि वो कहा कि इजराइल ने कि हम युद्ध विराम की स्थिति के बजाय युद्ध जारी रखने की बात करते हैं कि कब बिल्कुल। तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो लड़े, और शायद ईरान भी अगर आना चाहे तो लड़ ले, लेकिन हम जब तक वो बंदी नहीं छूटेगा तब तक हम इनको युद्ध से मुक्त नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है जिस प्रकार से इजराइल अपना पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार से हमास की तरफ से या फिलीपींस की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल इसके पीछे कारण ये कि उस समय जब ईरान ने 300 ड्रोन हमले किए थे, मिसाइलों से हमला किए थे, उस समय भी जो है यूएन से किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं ली, बिल्कुल। क्योंकि यूएन के नॉलेज में भी नहीं डाला। इसका उलट जो है इजराइल ने उसमें 3000 में से केवल 15 मिसाइलों को अपने देश में घुसने दिया, बाकी हवा में ही जो है नष्ट करने में सफल रहे। बिल्कुल। और 15 में भी 6 ऐसी जगह गिरने के लिए उन्होंने छूट दी जहां कोई जनहानि या कोई मार लाने की कोई संभावना नहीं थी। जी, और जी। बाकी जो 9 है वो भी जो है इजराइल प्रवेश के बाद वो उसे भी हवा में नष्ट कर दिया है। जी। तो इसको देखते हुए ईरान बिल्कुल एक तरह से डर गया था कि ये इतने बड़े पैमाने पे जब हमने मिसाइलों से हमला किया उसके बावजूद एक मिसाइल भी हम इजराइल में नहीं गिरा पाए। उसके बाद से उन्होंने अपने जो ट्रेंड है वो बदला है और दुनिया के नजर में बदनाम भी हुआ कि आपने हमला कर दिया। जी इसके जस्ट एक और उलट ये है कि जो इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, वो हमले पे उन्होंने बाद में डिनाई कर दिया कि हमला हमने नहीं किया, बल्कि बड़े पैमाने पे हमले हुए और जहां परमाणु बम होने की संभावना है उसी के आसपास हमले किए। और जी, जी। इजराइल जो है बहुत स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमने ये हमले नहीं किया, किसने किया मुझे नहीं मालूम। इसके पीछे कारण यही है कि ईरान के जो राडार है उस राडार में इजरायली जो मिसाइल है वो पकड़ में ही नहीं आया। तो जब पकड़ में नहीं आए तो साबित नहीं कर पाया ईरान की ये इजरायली मिसाइल हमारे इसमें देश में हमला किया। तो इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने जो है ये पूछा भाई ईरान को कि भाई आपने किसी प्रकार से बिना राय मशुरा के जो है आपने इजराइल पर हमला किया,
और जी। इसराइल ने जो हमला किए हैं, इसराइल आप साबित करो कि आपने इसराइल ने आपके ऊपर हमला किया, बिल्कुल, तो जी। ईरान उसको साबित नहीं कर पाए। जी। तो इसको लेके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चिंता है कि इस स्थिति में जो है, जो कि ईरान के पास जो परमाणु बम है, उसकी जानकारी दुनिया को नहीं है, बिल्कुल। तो उसको छुपा के रखा और छुपा के बनाया है। जी, जी। इस प्रकार से जो इजाजत लेके बनाते हैं, या जो परमाणु बम एसोसिएशन है, उस ग्रुप में भी ईरान नहीं है। जी। तो ऐसी स्थिति में जो है दुनिया को ये चिंता भी है कि भाई जो परमाणु बम ईरान के पास है, उसका खुलासा होना जरूरी है। जरूरी है, तो बिल्कुल। ऐसा ना हो कि ईरान जो है परमाणु बम का भी उपयोग करे। जी। तो खाली ये हमास फिलीपींस की लड़ाई अब नहीं बची है, ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने की स्थिति में आ गई है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। निशा। जी बिल्कुल। हमारे एडिटर इन चीफ ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें थी लगातार सुर्खियों में थी उस पर प्रकाश डाला और आप तक पहुंचाया। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम अपडेट राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी माहौल किस प्रकार चल रहा है इस वक्त, और हमारे साथ ज्ञानेश जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जिन्होंने तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की अपडेट बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने तमाम अपडेट दी। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानी। ऐसी कौन सी खबरें थी जो लगातार सुर्खियों में थी, और चुनावी माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तमाम खबरें आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।